आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथा गत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्या प्रेमियों के लिए मैं हिंदी साहित्य तथा हिंदी साहित्य के साथ साथ उससे संबंधित अन्य विषयों को भी चला रहा हूँ। वर्तमान में मैं हिंदी व्याकरण को पढ़ा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में मैं जो प्रसंग है उसमें वर्णमाला का प्रसंग खत्म समाप्त कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने जो संज्ञा था, संज्ञा के भेद थे आदि, इसको मैं पिछली वीडियो में डाल चुका बना करके। आज मैं उसी संज्ञा को लेकर के आगे आज के प्रसंग में मैंने शामिल किया है। उसी संज्ञा अर्थात संज्ञा को मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकार से अर्थात मतलब कि उसमें उस संज्ञा में या उस नाम में किन्हीं युक्तियों द्वारा उसमें विकार या जोड़-तोड़ या उसके रूप को परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात उसमें विकार पैदा हो सकता है। तो इस विकारी शब्द में जो संज्ञा विकारी शब्द है, इसमें लिंग के कारण अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कारण या न्यूट्रल लिंग भी अदर साहित्य में चलता है, हिंदी में नहीं चलता है, नपुंसक लिंग जिसे कहा जाता है। वचन के कारण एक वचन है या बहुवचन है, लड़ लड़ लड़का एक जैसे एक लड़का हो गया, कई लड़के हो गए, इस तरह से वचन के कारण अर्थात एक कारक होता है जिसे इंग्लिश में केस कहा जाता है। इसके कारण भी इसमें विकार पैदा होते रहते हैं। अर्थात इस संज्ञा शब्द अर्थात संज्ञा शब्द से लेना मतलब ये होगा कि संसार में सारी वस्तुएँ कुछ भी देखिए जीव चाहे निर्जीव, सजीव हो चाहे निर्जीव हो सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम होता है। उसी नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा अर्थात नाम को कहा जाता है, नाम अर्थात संज्ञा को। नाम ही संज्ञा या संज्ञा ही नाम है। तो संज्ञा या नाम में लिंग, वचन और कारक के कारण इसके रूपों में परिवर्तन होता रहता है। लिंग लिंग में जो कारक जो जो इसमें कारण होते हैं लिंग कारण परिवर्तन से अर्थात संपूर्ण जगत में 3 लिंग हैं। एक है स्त्रीलिंग, स्त्री, एक है पुरुष अर्थात पुल्लिंग, तीसरा जगत है जिसे न्यूट्रल लिंग इंग्लिश में कहा जाता है, ट्रांसजेंडर, ठीक है? और हिंदी में नपुंसक लिंग कहा जाता है। तो हिंदी जगत में नपुंसक लिंग नहीं चलता है। हिंदी में केवल 2 ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चलता है। लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग भी चलता है। इसी तरह से इंग्लिश में भी, अंग्रेजी विषय में भी मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल जेंडर भी चलता है। तो यहाँ हम आज के प्रसंग में आप लोगों को लेकर के आया हूँ। आज का प्रसंग हमारा है कि संज्ञा के विकार। संज्ञा एक विकारी शब्द अर्थात संज्ञा के विकार। तो इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा के विकार। संज्ञा एक विकारी शब्द अर्थात जो नाम है उसमें उसमें विकार पैदा हो सकता है। विकार अर्थात बिगड़ाव हो सकता है या उसका रूप परिवर्तित हो सकता है, जिस प्रकार से लिंग के कारण भी उसमें विकार पैदा होते हैं। जैसे लड़का दौड़ता है, लड़का है तो दौड़ उसकी जो क्रिया होगी उसमें परिवर्तन हो जाता है कि यह लड़का है तो दौड़ता है, ता की आ की मात्रा गिरेगी, आकारांत गिरेगा। अगर लड़की है तो दौड़ती होगी, क्रिया बन जाएगी वही ईकारांत बन जाएगा। आकारांत, इकारांत के कारण उसमें अर्थात जो लिंग है, लिंग को जेंडर कहा जाता है। जेंडर जेंडर लिंग क्या है? लिंग अर्थात जिस शब्द से यह पता चले कि यह फला स्त्री है और इससे यह पुरुष है, उसे लिंग कहा जाता है। लिंग का अर्थात होता है चिन्ह। चिन्ह अर्थात वह चिन्ह जिस शब्दों से स्त्री और पुरुषों में भेद पैदा हो या उनके लिंग के बारे में पता चले, उस चिन्ह को ही लिंग कहा गया है। ठीक है? उसके बाद वचन आता है। वचन के कारण भी संज्ञा के में विकार पैदा होते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, ये तो सीधे एक वचन में आ गया। बालक पढ़ते हैं, मोहन तथा अन्य बालक पढ़ते हैं, तो ये इसमें द्विवचन
या बहुवचन भी आते हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन ये संस्कृत में चलता है, लेकिन यहाँ हिंदी में केवल 2 ही वचन चलते हैं, एक एकवचन, दूसरा बहुवचन। तो जब संख्या के कारण इस संज्ञा में जो संज्ञा है इसमें संख्या के कारण जब विकार पैदा होते हैं या रूपांतरण होता है, शब्दों का रूपांतरण होता है, उसे उसे वचन कहा जाता है। एकवचन, द्विवचन हिंदी में चलते हैं। तीसरा है कारक। कारक को अंग्रेजी में केस कहा जाता है। कारक अर्थात जो संज्ञा शब्द है, एक वाक्य बन गया, एक पूरा वाक्य होता है। उस वाक्य में जो संज्ञा अर्थात जो मूल तो संज्ञा ही जो कर्ता चलता है, उसका अन्य जो शब्द हैं या अन्य बातें जो कही जा रही हैं उसमें, कहने का जो तात्पर्य अर्थ अर्थ निकलेगा जिन शब्दों के कारण उस संज्ञा से उन शब्दों के बीच जो संबंध स्थापित करता है, समझे? इसके परिभाषा में बातें शब्द कुछ और कही गई हैं, लेकिन जो बात है यही कही गई है कि जो भी वाक्य एक वाक्य उठाइए, उस वाक्य में कर्ता होगा, क्रिया होगा, कर्म होगा। तो जो कर्ता अर्थात जो संज्ञा अर्थात आदि जो जो करने वाला होगा, संज्ञा आदि होगा, उनका उसका जो किसी अन्य शब्दों से, जैसे राम ने मारा रावण को या राम ने रावण को मारा, तो राम जो उन्होंने उन यानी कि रावण को किसने मारा? राम ने मारा। तो रावण को मारने का जो संबंध राम और रावण के बीच में है, उसके बीच जो ने का शब्द है, इसने उनको इस दोनों शब्दों को आपस में संबंध स्थापित किया। तो ये हो गया कारक। तो इसी प्रकार से कारक में भी 8 प्रकार के कारक होते हैं, जिनके कारण जो संज्ञा शब्द होता है उससे जो अन्य शब्दों से उनका संबंध स्थापित होता है तथा संबंध स्थापित होने के बाद उसमें विकार पैदा हो जाते हैं, अर्थात कोई और उसका अर्थ कुछ और ही निकल जाता है या उसमें विकार ही पड़ जाता है। इस प्रकार से संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है और इसमें विकार जो पैदा होते हैं 3 तरह से पैदा होते हैं। लिंग के कारण इसमें विकार पैदा होते हैं, वचन के कारण इसमें विकार पैदा होते हैं तथा कारक के कारण इसमें विकार पैदा होते हैं। तो लिंग, वचन और कारक। तो आज के प्रसंग में हम आइए यही शुरू करते हैं। संज्ञा का विकारी शब्द, विकारी रूप। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित करता है, अर्थात जो विकार है यह कोई भी शब्द होगा तो उस शब्द में के रूप में आदि और अंत में कुछ जोड़ करके हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है और यह विकार जो होता है वह शब्द के रूप में परिवर्तन कर देता है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। यह विकार यह विकार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? जो विकार होता है हुँ, तो 3 प्रकार कौन-कौन से विकार होते हैं? एक होता है लिंग, विकार के जो कारण है अर्थात जो कारण, ठीक है? जो विकार पैदा होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है लिंग के कारण। दूसरा कारण होता है वचन के कारण इसमें विकार पैदा होता है। तीसरा है इसमें कारक के चलते इसमें विकार पैदा होते हैं। तो हम आज इन्हीं तीनों चीज़ों को आपको स्पष्ट करेंगे, किस प्रकार से इनसे विकार पैदा होते हैं। तो इसको लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। मिटाने के बाद फिर आगे बढ़ाएँगे कार्यक्रम। पहला हो गया लिंग के कारण, ठीक है? लिंग के कारण, लिंग अर्थात लिंग की पहचान क्या है? लिंग का अर्थ होता है लिंग का
अर्थ है चिन्ह, ठीक है। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। एक ऐसा चिन्ह, ऐसा सिंबल जिससे चिन्ह जिससे हमें यह ज्ञात होता है, जिससे शब्दों का या जिससे शब्दों का शब्दों का लिंग लिंग का अर्थ है चिन्ह। इस चिन्ह से या जिससे शब्दों शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक शब्दों का स्त्री या पुरुष होना पता चलता है, ठीक है। मैंने अपने शब्दों में लिखा है इसे। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है। इसी चिन्ह से अर्थात जिससे शब्दों का स्त्री या पुरुष होना पता चलता है। इसमें दो उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण है कि लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है। दूसरा है लड़की दौड़ती है। लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। पहले वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि दौड़ने वाला लड़का है, तथा दूसरे वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि दौड़ने वाली कोई लड़की है। इसमें लड़का पुरुष जाति का बोध कर रहा है, ठीक है। तो यह पुरुष हो गया, पुरुष जाति, पुरुष या लिंग इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। और इससे पता चल रहा है कि कोई लड़की है दौड़ने वाली। इस लड़का दौड़ता है ऐसे पता चल रहा है कि कोई पुरुष है, ठीक है। और लड़की दौड़ती है इससे पता चल रहा है कि कोई स्त्री है, ठीक है, स्त्री। इससे क्या पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है, ठीक है। यह स्त्रीलिंग हो गया, अर्थात पुरुष और स्त्री। तो इस वाक्य से या इस शब्द से पता चल जाएगा कि जो नाउन है वो या संज्ञा है वो पुरुष है कि स्त्री। तो इसी के कारण पुरुष और स्त्री के कारण देखिए उसमें क्या होता है, दौड़ता और दौड़ती, ठीक है, या लड़का या लड़की, इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है तथा लड़की स्त्री जाति का। अतः संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि संज्ञा स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की है तो इसे लिंग कहा जाता है, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो, ठीक है, लिख लीजिए। संज्ञा का जिस रूप से संज्ञा का जिस रूप से इस बात का संज्ञा का जिस रूप से इस बात का पता चले, इस बात का पता चले कि संज्ञा का जिस रूप से संज्ञा का संज्ञा के होगा, संज्ञा के जिस रूप से इस बात का पता चले कि संज्ञा स्त्री है कि संज्ञा स्त्री है या पुरुष, ठीक है, पुरुष, उसे लिंग कहा जाता है, उसे लिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे इसी में बढ़ते हैं आगे कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, हिंदी में दो लिंग होते हैं, दो ही लिंग होते हैं। पहला है, एक हो गया स्त्री, दूसरा हो गया पुल्लिंग, ठीक है। एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
आइए इतना समझ गए होंगे, अब चलते हैं वचन की तरफ। आइए वचन की तरफ चलते हैं। वचन संज्ञा या सर्वनाम से, ठीक है? संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है? संज्ञा या सर्वनाम से के जिस रूप से, सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो, जिस रूप से संख्या का बोध हो, ठीक है? संख्या या एक या एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक का बोध हो, अधिक का बोध हो, ठीक है? उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, हिंदी में दो वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अर्थात इससे एक का बोध हो रहा है, हो रहा है, इससे बहु का बोध हो रहा है, ठीक है? यानी कि बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है। जैसे उदाहरण है, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। दूसरा इसी का जो परिवर्तन होगा, बालक ये हो गया एक, और अगर इसी को हम लिख देते हैं बालक पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे होंगे तो यह बहुवचन में चला जाएगा, बहुवचन। अर्थात इसमें पढ़ते हैं तो मतलब हो गया बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, जिसमें काउंट नहीं किया गया है, तो बच्चे पढ़ते हैं या बालक पढ़ते हैं। इस तरह से इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो बहुवचन से अर्थात इसमें बहुत से लोग दिखाई दें, तो बालक पढ़ता है, तो इसमें एक दिखाई, एक समझ में आ रहा है कि नहीं एक है, इसमें कई हैं तो इसलिए बहुवचन है। तो एक वचन और बहुवचन, तो वचन के कारण भी लिंग में परिवर्तन होता है। अब आइए चलते हैं कारक की तरफ, इसको मिटाने जा रहे हैं। अब आइए कारक के बारे में जानते हैं। कारक क्या होता है? कारक का सीधा-सीधा मतलब है कि ऐसा जो जो भी संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञा का जो शब्द है या नाम है या सर्वनाम है, वह जो उस वाक्य, एक वाक्य होगा उसमें कोई न कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा, जिसका कहीं न कहीं उस वाक्य को पूरा करने में कोई ऐसे शब्द होंगे जो कि उसको अर्थपूर्ण बनाते होंगे, अर्थात वो अर्थ उसका समझ में आता है कि इस वाक्य का कुछ अर्थ निकला। हुँ। उन अर्थपूर्ण बनाने वाले अन्य जो शब्द हैं, उन शब्दों से इस संज्ञा या सर्वनाम का जो उनसे संबंध स्थापित करता है, उसे कारक कहा जाता है, ठीक है? यही कारक होता है। तो कारक की परिभाषा लिख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, सर्वनाम के जिस रूप से, के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के उसका संबंध उसका संबंध वाक्य वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ हो, ये साथ हो गया, शब्दों के साथ हो या जाना जाए, साथ शब्दों, दूसरे शब्दों, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए, उसे कारक कहते हैं, उसे
कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। ठीक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति। विभक्तियां क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए कारक को प्रकट करने के लिए को प्रकट करने के लिए कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो संज्ञा तथा सर्वनाम कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति कहते हैं। ठीक है। यह है विभक्तियां। तो विभक्तियां ही ऐसा चिन्ह विभक्तियां जो संज्ञा या सर्वनाम होता है किसी भी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम कोई भी होगा राम श्याम कुछ भी होगा या वह ये वो कोई भी होगा जिसे कर्ता कहा जाएगा करने वाला उसका संबंध उसी वाक्य में जो और भी शब्द हैं जिनसे उस वाक्य की अर्थपूर्णता पूर्ण होती है उससे जो संबंध स्थापित होता है वह कारक है और उनसे संबंध में जो स्थापित करने के जो चिन्ह लगाए जाते हैं इस संज्ञा सर्वनाम के साथ अन्य शब्दों को स्थापित करने के लिए कोई चिन्ह होता है उन चिन्हों से ही पता चलता है कि कैसे संबंध है तो उन्हीं चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं। ठीक है। विभक्तियां कहते हैं। ये विभक्तियां 8 प्रकार की होती हैं। तो विभक्तियां 8 कौन कौन सी हैं कारक की इसको लिख लीजिए क्योंकि यह बार बार विभक्तियों के बारे में पूछता है। तो विभक्तियां कुल 8 होती हैं। दोस्तों हिंदी में कारक भी कितने होते हैं 8 होते हैं विभक्तियां भी 8 होती हैं कि 8 कारक होंगे। इन कारकों के कारक अर्थात कार धन के में जो करने वाला होता है अर्थात क्रिया जैसी जैसे क्रिया का निर्माण होगा जो करने वाला हो उस कारक को तो ये कारक करने वाला था संज्ञा या सर्वनाम जो उस वाक्य को पूरा करेगा और उनसे उनसे अर्थात अन्य शब्दों से जो संबंध रखेगा उनके बीच जोड़ने का जो कारक जो होंगे संज्ञा या सर्वनाम होंगे इन्हीं से इन विभक्तियों से ही इनका संबंध स्थापित होगा। तो कारक भी 8 होते हैं। ठीक है। विभक्तियां भी 8 होती हैं याद रखिएगा। तो इसमें एक फार्मूला होता है पहले लिख लेते हैं फिर बाद में समझा देते हैं। कर्ता कारक। ठीक है। कर्म कर्म कारक करण कारक चौथा है संप्रदान अपादान संप्रदान कारक पांचवा अपादान संप्रदान कारक अपादान कारक संबंध कारक छठवां है संबंध कारक। ये सब कारक होंगे आगे। ये सब कारक हैं। संबंध कारक अधिकरण संबोधन सातवां है अधिकरण आठवां है संबोधन
संबोधन, ठीक है? ये 8 कारक हैं, जिनके बारे में पूछता रहता है। इन कारकों का जो जिन चिन्हों से अन्य शब्दों का संबंध होता है, वो कौन-कौन से हैं? ने होता है, ठीक है? कर्ता ने, कर्म, को होता है। अब इसका संबंध हम बताएँगे बाद में। पहले इनके बारे में लिख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, से या द्वारा, ठीक है? उसके बाद को, के लिए, हेतु। संप्रदान का मतलब होता है को, के लिए, हेतु। को, के लिए, हेतु, ठीक है? या अर्थात जिसके कारण किया गया ऐसा, ठीक है? अपादान कारण, अलगाव। अलगाव अर्थात कोई भी चीज़ उससे अलग होगी, जो संज्ञा या सर्वनाम होगी, वो उसमें अन्य शब्द होंगे, उसमें उससे अलगाव बताएगा कि यह इससे अलग हो रहा है, ठीक है? अलगाव या इसे अलग होने के अर्थ में, या अलग होने के अर्थ, अलग होने के अर्थ में। उसके बाद संबंध कारक अगला है। संबंध कारक का जो विभक्ति होगी क्या होगी? का, के, की, क्योंकि किस उसका जो संबंध होगा वो इसी से होगा कि राम का है, कि राम के हैं, कि राम की है, मीरा की है, का, के, की, हैं? रा, रे, रे, रा, री, रे, ठीक है? जो संबंध स्थापित करेंगे वो का, के, की, रे, रा, रे, री आदि इस तरह से संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद अगला है अधिकरण। अधिकरण मतलब में पर, ठीक है? में, पर, विषय में, जैसे होता है अधिकरण मतलब जैसे घर में हो गया, पेड़ पर हो गया, छत पर हो गया, या उसके विषय में आ गया ना, इस तरह से। तो ये सब मैं बताऊँगा, पहले इसको लिख लीजिए, विभक्तियाँ तथा कारक अलग-अलग। वीडियो भी थोड़ी लंबी होती जा रही है। संबोधन मतलब संबोधन होता है, अरे, हो, ए, होता है ना? हे, अरे, हे हो गया, अरे हो गया, हुँ? ओह! ओह हो गया ना, इस तरह से होता है ना, ओह! हाय, ऐ, जैसा था ऐ, होता है ना? हाय, इस तरह से यह कारक कुल 8 कारक होते हैं, कुल विभक्तियाँ 8 होती हैं। देखिए इसको इसको तर्क से आप पढ़िएगा, तर्क। मैं तार्किक बताऊँगा इसको। वीडियो लंबी हो रही है, इसको मैं लिखवा दिया हूँ, और अगली वीडियो में मैं इस कारक के बारे में एक-एक उदाहरण 2 4 6-6 उदाहरण देकर के एक-एक चीज़ मैं समझाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो में पार्ट 2 में बताऊँगा मैं इसे, कारक के बारे में। तो कर्ता ने अर्थात जो कर्ता होगा उसने किया होगा कोई काम, या किसी को दिया होगा या किसी को मारा होगा, तो कर्ता में कर्म कर्म को हो गया। करण अर्थात होता है किसके सहयोग से, जैसे जैसे राम ने डंडे से मारा, तो डंडा क्या है? करण है। तो उस डंडे के द्वारा, डंडे के सहयोग से मारा। इससे संप्रदान क्या होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से मैं कहीं और चला गया तो बीच में अलगाव हो गया ना। संप्रदान का मतलब हो गया जा रहा हूँ, ये अलगाव वाला था, ये संप्रदान की बात करता है। संप्रदान मतलब होता है कर देना, हैं? संप्रदान मतलब होता है
के लिए, हेतु या कर देना, करना, हाँ? या इसके कई धड़ के लिए या किस कारण से संप्रदान या को काम राम ने रावण को उसके पाप के लिए मारा, हाँ? तो मार देना। और अलगाव का मतलब हो गया, अपादान का मतलब अलगाव या अलग होने का अर्थ, संबंध का मतलब होगा का के से संबंध, और अधिकरण का मतलब होता है छत पर हो गया या पेड़ पर हो गया, घर में हो गया, इस तरह से, या इसके विषय में बात हो रही है तो संबंध, अधिकरण। इसके बाद संबोधन का मतलब हो गया उसमें अरे हो एक करके संबोधन होता है। तो वीडियो लंबी हुई, अगली वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा एक एक का उदाहरण दे करके। कारक तथा विभक्तियां, कारक तथा विभक्तियों के बारे में मैं अगली वीडियो में विस्तार से आपको उदाहरण के साथ साथ बताऊंगा, तब जा करके कंफर्म हो पाएगा। इसलिए ये तथ्यात्मक चीजें आप लोग याद कर लीजिए। कारक भी 8 होते हैं, विभक्तियां भी 8 होती हैं। और कारक पूछता है कि कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 होते हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं, तो ये भी 8 होती हैं। तो विकारी जो संज्ञा है, ये विकारी शब्द क्या है, तो यह विकारी शब्द है, यह अविकारी नहीं बल्कि यह विकारी शब्द है। संज्ञा में विकार के कारण कितने हैं? संज्ञा में विकार के 3 कारण हैं। पहला कारण है क्या? लिंग। दूसरा कारण है वचन। लिंग अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के कारण उसमें विकार होता है संज्ञा या सर्वनाम में। और वचन का मतलब हो गया संख्या से संबंधित, एक वचन या बहुवचन है, उसके कारण परिवर्तन होता है। हिंदी में 2 ही लिंग प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग चलता है। वहीं पर जो वचन है वो भी हिंदी में 2 ही चलते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन नहीं चलता है। जबकि संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन चलता है। और कारक, कारक हो गया, कारक के को जो संबंध स्थापित करता है, जो चिन्ह होते हैं संबंध स्थापित करने में जो बीच में लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्तियां कहा जाता है। तो कारक कितने होते हैं? कारक कुल 8 होते हैं, विभक्तियां भी 8 होती हैं। इस प्रकार से ये चीजें जो हैं, यही संज्ञा के जो रूप हैं, इन्हीं के कारणों से संज्ञा या सर्वनाम में विकार पैदा होता है। तो आप सभी से लास्ट में निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।